हैं? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग क्लासिकल थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री टी.आर. माल्थस के विचारों को पढ़ेंगे। पिछले 2-3 क्लासेस के माध्यम से आपने आर्थिक विकास से संबंधित दो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के विचारों को समझा है, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। अब एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के विचारों से अवगत होने के उपरांत आज हम लोग टी.आर. माल्थस के आर्थिक विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण विचार हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक आपका वही है, क्लासिकल थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसके अंतर्गत आज हम लोग टी.आर. माल्थस के विचारों को पढ़ेंगे। थॉट ऑफ टी.आर. माल्थस, थॉट ऑफ टी.आर. माल्थस। देखिए, माल्थस ने अपने आर्थिक विकास से संबंधित अपने जो विचार हैं उसको जिस पुस्तक में प्रकाशित किया वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। The principles of political economy, published in 1820, 1820। तो 1820 में टी.आर. माल्थस ने अपनी इस पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में आर्थिक विकास से संबंधित अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं। और जब हम टी.आर. माल्थस के आर्थिक विकास से संबंधित विचारों पर मंथन करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि टी.आर. माल्थस ने भी एडम स्मिथ और रिकार्डो की तरह ही पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया माना है। तो एक बार फिर से टी.आर. माल्थस के अनुसार भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया मूलतः पूंजी संचय की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया मूलतः पूंजी संचय की
प्रक्रिया है। तो यहां टी.आर. माल्थस, डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ के विचारों में आर्थिक विकास को लेकर एक समानता की स्थिति स्पष्ट होती है। जैसा कि आपने एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के विचारों को पढ़ने के क्रम में देखा था कि पूंजी संचय की प्रक्रिया क्या होती है, और आप निष्कर्षतः इस बिंदु पर पहुंचे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के विकास का जो आधार है वो पूंजी संचय है। और यह पूंजी संचय कहां से होती है, इसका स्रोत क्या है, तो इसको पढ़ने के क्रम में आपको जानकारी मिली कि श्रमिकों का जो उत्पादन में योगदान है, अर्थात उनकी जो सीमांत उत्पादकता है, उसकी तुलना में उनको दी जाने वाली मजदूरी जो जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर है, बहुत कम है। इस तरह से श्रमिकों के सीमांत उत्पाद और उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी के बीच का जो अंतर है, यह अतिरिक्त उत्पादन या अतिरिक्त आय है जो पूंजीपतियों को प्राप्त होता है। और यही अतिरिक्त उत्पादन या अतिरिक्त आय पूंजीपतियों के पूंजी संचय का आधार है। अब इस अतिरिक्त उत्पादन या अतिरिक्त आय, या शुद्ध शब्दों में कहें तो पूंजीपतियों का लाभ, पूंजी के रूप में संचित होता है, जिसका पुनर्निवेश करने से अर्थव्यवस्था विकास के राह पर अग्रसर होती है। और पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में जैसे जैसे पूंजी संचय की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, आर्थिक विकास होता जाता है, लेकिन इस क्रम में श्रमिकों के सीमांत उत्पादन में कमी आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्रासमान प्रतिफल के नियम के लागू होने के कारण श्रमिकों के सीमांत उत्पादन में कमी आती है। विकास के क्रम में जैसे जैसे श्रमिकों का रोजगार बढ़ाया जाता है, और दूसरी तरफ श्रमिकों के मजदूरी कोष में वृद्धि होती है। इस प्रकार एक तरफ श्रमिकों के सीमांत उत्पादन में कमी आ रही है, दूसरी तरफ श्रमिकों के मजदूरी कोष में वृद्धि हो रही है। तो श्रमिकों के सीमांत उत्पादन और उनके मजदूरी कोष के बीच का अंतर घटता जाता है, अर्थात विकास प्रक्रिया में पूंजीपतियों का लाभ घटता जाता है, जिससे पूंजी संचय घटता है, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जब पूंजीपतियों का यह लाभ शून्य हो जाता है, और उस समय अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। तो ये जो पूंजी संचय की प्रक्रिया है, इसी को एडम स्मिथ और रिकार्डो ने विकास की प्रक्रिया माना, और टी.आर. माल्थस भी इससे सहमत होते हुए ये मानते हैं कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया
मूलतः पूंजी संचय की प्रक्रिया है। तो यहां तक तो हमें एडम स्मिथ के विचारों में, डेविड रिकार्डो के विचारों में और टी आर माल्थस के विचारों में कोई अंतर प्रदर्शित नहीं होता। इन सब के विचार एक समान प्रतीत होते हैं, किंतु टी आर माल्थस के जो व्यक्तिगत विचार हैं, अब हम उन बिंदुओं पर आना चाहते हैं, अब हम उन बिंदुओं पर आ रहे हैं, उन वैचारिक बिंदुओं पर आ रहे हैं जो टी आर माल्थस को एडम स्मिथ और रिकार्डो और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से अलग कर देते हैं। टी आर माल्थस ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जनसंख्या के महत्व को रेखांकित किया। और इस संदर्भ में टी आर माल्थस का स्पष्ट मानना है, जैसा कि उन्होंने अपनी एक अन्य पुस्तक एसेज ऑन पॉपुलेशन, ये पुस्तक भी टी आर माल्थस की बहुत महत्वपूर्ण है, एसेज ऑन पॉपुलेशन। टी आर माल्थस की दोनों पुस्तकों का नाम आप अवश्य याद रखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली इन पुस्तकों पर प्रश्न आते हैं। ये दोनों पुस्तक जो टी आर माल्थस के हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टी आर माल्थस ने अपने आर्थिक विकास से संबंधित जो विचार थे उनको 1820 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में व्यक्त किया। और इसी क्रम में एसेज ऑन पॉपुलेशन नामक पुस्तक में टी आर माल्थस आर्थिक विकास में जनसंख्या के महत्व को रेखांकित करते हैं। तो हम टी आर माल्थस के जो भिन्न विचार हैं उस क्रम में सबसे पहले इसकी चर्चा कर रहे थे कि टी आर माल्थस पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जनसंख्या के महत्व को रेखांकित किया है। इस संदर्भ में टी आर माल्थस का स्पष्ट मानना है कि जनसंख्या वृद्धि स्वतः किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी संचय में वृद्धि अथवा आर्थिक विकास को निर्धारित नहीं करती है, बल्कि जनसंख्या वृद्धि पूंजी संचय में वृद्धि और आर्थिक विकास का परिणाम है। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या कहा टी आर माल्थस ने? टी आर माल्थस का यह मानना है कि जनसंख्या वृद्धि स्वयं किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी संचय में वृद्धि अथवा आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है। जनसंख्या वृद्धि स्वयं पूंजी संचय में वृद्धि अथवा आर्थिक विकास में सहायक नहीं है, बल्कि जनसंख्या वृद्धि पूंजी संचय में वृद्धि और आर्थिक विकास का परिणाम है। और इस संदर्भ में टी आर माल्थस का स्पष्ट मानना है कि जनसंख्या वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी संचय में वृद्धि एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान तभी दे सकती है, सहायक भूमिका तभी निभा सकती है,
जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उसके प्रभावी मांग में वृद्धि, इफेक्टिव डिमांड। तो इस तरह है टी.आर. माल्थस पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्रभावी मांग की भूमिका को स्वीकार किया है। अन्य किसी भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास में मांग पक्ष की भूमिका को, प्रभावी मांग की भूमिका को स्वीकार नहीं किया। ये टी.आर. माल्थस हैं पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जिन्होंने आर्थिक विकास में प्रभावी मांग की भूमिका को स्वीकार किया। टी.आर. माल्थस का स्पष्ट मानना है कि पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में जो पूंजी संचय की प्रक्रिया है उसमें पूंजी संचय की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, मजदूरी कोष बढ़ता है, पूंजीपतियों का लाभ घटता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में प्रभावी मांग उत्तरोत्तर कम होती जाती है और अंततः इस प्रभावी मांग में कमी के कारण पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। तो टी.आर. माल्थस ने बहुत पहले किसी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रभावी मांग की जो भूमिका है, रोल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इसको पहचान लिया था। किंतु पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया, पूंजी संचय की प्रक्रिया के माध्यम से अंततः जब स्थिर अवस्था में पहुंचती है और इस प्रभावी मांग में कमी के कारण एक गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रभावी मांग में कैसे वृद्धि की जाए, इस पर टी.आर. माल्थस कोई सुझाव नहीं दे पाते हैं और टी.आर. माल्थस के इस कमी को आगे चलकर 1930 की महान मंदी में, उस महान मंदी से निकलने के लिए जे.एम. केन्स ने अपनी जनरल थ्योरी के माध्यम से प्रभावी मांग में कैसे वृद्धि की जाए इसका उपाय बताते हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच चुकी है, एक गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जहां प्रभावी मांग में वृद्धि के बिना गतिशीलता संभव नहीं है, जे.एम. केन्स ने 1936 में अपनी जनरल थ्योरी के माध्यम से प्रभावी मांग को कैसे बढ़ाया जाए, पहली बार विश्व पटल को, विश्व समुदाय को ये जानकारी देते हैं और प्रभावी मांग में वृद्धि के लिए राज्य अथवा सरकार की भूमिका को आर्थिक गतिविधियों में स्वीकार करने का सुझाव देते हैं। तो इस तरह विगत वर्षों में अगर आप अपने विभिन्न एग्जाम्स के प्रश्नों को देखें तो अक्सर यह प्रश्न पूछा गया कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में
प्रभावी मांग की भूमिका को सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने रेखांकित किया था? तो यहां आपका उत्तर टी.आर. माल्थस होना चाहिए। हां, इतना जरूर है कि टी.आर. माल्थस ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्रभावी मांग की भूमिका को रेखांकित तो किया, उसके महत्व को समझा, किंतु जो एक पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया की स्थिर अवस्था है, जिसे टी.आर. माल्थस गतिहीनता की अवस्था मानते हैं, उससे अर्थव्यवस्था को कैसे निकाला जाए, उस मंदी के दलदल से अर्थव्यवस्था को कैसे निकाला जाए, इसके लिए प्रभावी मांग को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर टी.आर. माल्थस कोई सुझाव नहीं दे पाते और आगे चलकर 1930 की महान मंदी के दौरान 1936 में अपनी जनरल थ्योरी के माध्यम से सरकारी क्षेत्र अथवा राज्य की भूमिका को आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण मानते हुए टी.आर. माल्थस ने प्रभावी मांग को बढ़ाकर उस डेडलॉक को, उस स्टेशनरी स्टेट को, उस गतिहीनता की स्थिति को तोड़ते हुए आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक सुझाव देते हैं। तो इस तरह एडम स्मिथ ये अवश्य मानते हैं, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की तरह, कि पूंजीवादी विकास की जो प्रक्रिया है वो मूलतः पूंजी संचय की प्रक्रिया है। जहां तक टी.आर. माल्थस और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन टी.आर. माल्थस पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित विचारधारा से भिन्न आर्थिक विकास में मांग की भूमिका को स्वीकार करते हैं और यह रेखांकित करते हैं कि पूंजी संचय की प्रक्रिया जहां समाप्त होती है, वो गतिहीनता की स्थिति है, वो पूंजीवादी आर्थिक विकास की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है और उसका मूल कारण है प्रभावी मांग की कमी। लेकिन प्रभावी मांग की इस कमी को कैसे दूर किया जाए, इस पर टी.आर. माल्थस कोई सुझाव नहीं दे पाते। इसके अतिरिक्त जब हम टी.आर. माल्थस के आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को पढ़ते हैं तो टी.आर. माल्थस कुछ अन्य संदर्भों में भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों से अलग दिखते हैं और इस संदर्भ में टी.आर. माल्थस की जो विचार है, टी.आर. माल्थस का जो विचार है, उसमें एक अन्य महत्वपूर्ण डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट यह है कि टी.आर. माल्थस से के बाजार नियम से असहमत है। अब आप से का जो बाजार नियम है उससे अच्छी तरह जानते हैं। से का बाजार नियम यह कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति स्वतः अपने मांग को उत्पन्न करती है और इस तरह से इस लॉ के माध्यम से, सेज लॉ के माध्यम से प्रतिष्ठित विचारधारा यह मानती है कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी आपूर्ति होगी स्वतः उसकी मांग कर ली जाएगी, अर्थात पूर्ति स्वयं अपने मांग को उत्पन्न करती है और इस तरह अर्थव्यवस्था में कभी भी ओवर प्रोडक्शन, अति उत्पादन, जिसे वस्तुओं सेवाओं की भरमार कह सकते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन टी.आर. माल्थस
से के इस बाजार नियम से सहमत नहीं है। टी आर माल्थस का स्पष्ट मानना है कि पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में जो पूंजी संचय की प्रक्रिया है, पूंजी संचय के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिकों को मिलने वाली जो मजदूरी है वो उनके न्यूनतम जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर हो, और इस तरह से उनके सीमांत उत्पादन और उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बीच का जो अंतर है वह अधिशेष, वह सरप्लस पूंजीपतियों को लाभ के रूप में प्राप्त हो, और वही लाभ पूंजी संचय का आधार है, जिसका पुनः निवेश करते हुए पूंजीपति आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करते हैं। तो स्पष्ट है कि पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी उनके द्वारा उत्पादन में किए जाने वाले योगदान अर्थात उनके सीमांत उत्पाद से बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में टी आर माल्थस का मानना है, यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि जो आपूर्ति है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि श्रमिकों का उत्पादन में योगदान उनको मिलने वाली मजदूरी की तुलना में अधिक है, या श्रमिकों के उत्पादन में योगदान अर्थात उनकी सीमांत उत्पादकता की तुलना में उनकी मजदूरी बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो आपूर्ति होगी वो मांग की तुलना में अधिक होगी। अब यहां श्रमिकों के स्तर पर जो उत्पादन आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पूर्ति की तुलना में जो मांग अधिक हो रही है, अर्थात पूर्ति और मांग के बीच का जो अंतर है, इसको पूरा करने के लिए जिस मांग की आवश्यकता है उसे पूंजीपति भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पूंजीपति मितव्ययी हैं और वो अधिक से अधिक अपने आय का अंश बचत करते हैं, जिसका निवेश करते हुए वो अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करते हैं। तो टी आर माल्थस का स्पष्ट मानना है कि चूंकि श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी उनके उत्पादन में किए गए योगदान से बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो आपूर्ति होगी वो मांग की तुलना में बहुत अधिक होगी, और ये जो पूर्ति और मांग के बीच का अंतर है, इस कमी को इस अंतर को पूंजीपति भी पूरा नहीं कर पाते, और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे उत्पादन आधिक्य की स्थिति होगी, वस्तुओं सेवाओं की भरमार होगी, और अंततः जो ये उत्पादन आधिक्य की स्थिति है, ओवर प्रोडक्शन की स्थिति है, ये पूंजीपतियों के लाभ को कम करेगी, वस्तुओं और अंततः एक स्थिर अवस्था की प्राप्ति होगी जहां पूंजीपतियों का लाभ शून्य हो जाएगा, और इस तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था गतिहीनता की स्थिति में पहुंच जाएगी। तो इस तरह
टी आर माल्थस से के बाजार नियम से भी सहमत नहीं है। तो टी आर माल्थस के दो भिन्न विचार हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए। एक तो आर्थिक विकास में प्रभावी मांग की भूमिका को रेखांकित करने वाले पहले अर्थशास्त्री टी आर माल्थस हैं, नंबर एक। और ये जो उनके विचार हैं वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से बिल्कुल भिन्न हैं। दूसरा, टी आर माल्थस सेज लॉ ऑफ मार्केट, बाजार के सेज लॉ से के नियम से असहमत है। इसी क्रम में टी आर माल्थस अपने आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को व्यक्त करने के क्रम में एक अन्य महत्वपूर्ण भिन्न विचार लेकर सामने आते हैं। और इस संदर्भ में टी आर माल्थस का यह मानना है कि किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी संचय में वृद्धि अथवा आर्थिक विकास के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, उत्पादन और वितरण। अब देखिए, टी आर माल्थस किसी अर्थव्यवस्था के विकास में उत्पादन के साथ साथ वितरण की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण भिन्नता है टी आर माल्थस के विचारों की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों की तुलना में। तो टी आर माल्थस स्पष्ट मानते हैं कि आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है, पूंजी संचय की जो प्रक्रिया है, उसके दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, उत्पादन और वितरण। और इस संदर्भ में टी आर माल्थस का स्पष्ट मानना है कि उत्पादन और वितरण का सही अनुपात में यदि प्रयोग होता रहा पूरे विकास की प्रक्रिया में, उत्पादन और वितरण का सही अनुपात में यदि प्रयोग हो रहा है या प्रयोग होता रहा, तो कभी भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया में गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और अर्थव्यवस्था सतत विकास के राह पर अग्रसर होती रहेगी। किंतु यदि उत्पादन और वितरण का उचित समन्वय नहीं हुआ, तो जैसा कि टी आर माल्थस ने अपने पूर्व के वैचारिक बिंदुओं में ही स्पष्ट कर चुके हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादन आधिक्य की स्थिति होगी, सरप्लस प्रोडक्शन की स्थिति होगी, ओवर प्रोडक्शन की स्थिति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कीमत, बचत, लाभ, पूंजी निर्माण उत्तरोत्तर घटते जाएंगे और अर्थव्यवस्था एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। और इस गतिहीनता को, इसे टी आर माल्थस ने गतिहीनता की स्थिति माना है। जो पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया है, पूंजी संचय की प्रक्रिया है, जहां जाकर रुक जाती है, उसे टी आर माल्थस गतिहीनता की स्थिति मानते हैं। और गतिहीनता की यह स्थिति आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है, आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा टी आर माल्थस का मानना है। और इसी तरह से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विकास से संबंधित विचारों से
अपनी असहमति व्यक्त करते हुए टी.आर. माल्थस एक महत्वपूर्ण बिंदु पर और ध्यान केंद्रित करते हैं और टी.आर. माल्थस का यह मानना है कि ये जो स्टेशनरी स्टेट है, स्थिर अवस्था, इस स्थिर अवस्था में जो संभावित जीएनपी है, वारंटेड जीएनपी, संभावित जीएनपी, अर्थात वह जीएनपी जो होनी चाहिए अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार के स्तर पर रखने के लिए, और जो वास्तविक जीएनपी है, वास्तविक जीएनपी, एक्चुअल जो जीएनपी है, जो वास्तव में है, तो संभावित जीएनपी जो होनी चाहिए और वास्तविक जीएनपी जो है, टी.आर. माल्थस का मानना है कि स्थिर अवस्था में जो संभावित जीएनपी है वो वास्तविक जीएनपी की तुलना में बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। बेरोजगारी, तो इस तरह टी.आर. माल्थस ने एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और अन्य जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उनके विचारों से कुछ संदर्भों में असहमत होते हुए कई महत्वपूर्ण विकासात्मक बिंदुओं को रेखांकित करते हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जो भी टी.आर. माल्थस के विचार अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए, टी.आर. माल्थस किसी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रभावी मांग की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। यह बात अलग है कि स्थिर अवस्था में, गतिहीन अवस्था में प्रभावी मांग को कैसे बढ़ाया जाए, इसका कोई वो सुझाव नहीं दे पाते हैं जिसे आगे चलकर जेम केन्स ने दिया। लेकिन इस अर्थ में टी.आर. माल्थस का महत्व बढ़ जाता है कि जहां अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूंजी संचय की प्रक्रिया की अंतिम स्थिति, जिसे स्थिर अवस्था कहा जा रहा है, उसे एक सुखद स्थिति की संज्ञा देते हैं और यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंच चुकी है, जनसंख्या स्थिर हो चुकी है, विकास की चरम स्थिति प्राप्त हो चुकी है। उसे टी.आर. माल्थस गतिहीनता की स्थिति मानते हुए पूंजीवादी आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उसे एक बहुत बड़ी बाधा, एक बहुत बड़ी समस्या मानते हैं और उसका मूल कारण प्रभावी मांग में कमी को मानते हैं। इसी तरह प्रतिष्ठित विचारधारा के जो अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि सेज लॉ के आधार पर अर्थव्यवस्था में कभी भी ओवर प्रोडक्शन की स्थिति नहीं होगी। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पूर्ति स्वयं अपने मांग को उत्पन्न कर लेगी।
और इस तरह से कभी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन आधिक्य, सरप्लस प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन की स्थिति नहीं होगी। यहां भी टी आर माल्थस अपने भिन्न विचार प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त टी आर माल्थस ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उत्पादन के साथ साथ वितरण की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है। और वितरण की जो भूमिका है कितनी महत्वपूर्ण होती है उसे आप बेहतर समझ रहे होंगे। तो इसे भी रेखांकित करने का श्रेय टी आर माल्थस को है। और इसी क्रम में उनका यह स्पष्ट मानना है कि ये जो स्थिर अवस्था है उसमें संभावित जीएनपी वास्तविक जीएनपी से बहुत अधिक है। और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की स्थिति होगी। तो ये जो स्थिर अवस्था की कमियां हैं इसको रेखांकित करने में टी आर माल्थस का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह टी आर माल्थस के आर्थिक विकास से संबंधित जो विचार हैं उससे आप अवगत हो चुके हैं। अब सबसे पहले आपने एडम स्मिथ के विचारों को पढ़ा, फिर डेविड रिकार्डो के विचारों को पढ़ा और आज आपने टी आर माल्थस के विचारों को भी पढ़ा। तो ओवरऑल जो विकास की प्रतिष्ठित विचारधारा है, जो विकास का प्रतिष्ठित सिद्धांत है, वो इन अर्थशास्त्रियों के विचारों से स्पष्ट हो जाता है। अब क्योंकि आप महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों को पढ़ चुके हैं, इसलिए आपसे मेरी अपील होगी कि आर्थिक विकास से संबंधित एडम स्मिथ के विचारों को पढ़ने के क्रम में आपको जो जानकारी मिली, जिन महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदुओं की जानकारी मिली, डेविड रिकार्डो के विचारों को पढ़ने के क्रम में जिन वैचारिक बिंदुओं की जानकारी मिली और एडम स्मिथ के आर्थिक विकास से संबंधित वैचारिक बिंदुओं को पढ़ने के क्रम में जो जानकारी मिली, ये सभी वैचारिक बिंदु चाहे वो एडम स्मिथ के हों, डेविड रिकार्डो के हों या टी आर माल्थस के हों, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछले 4 लेक्चर्स के माध्यम से इंक्लूडिंग टुडे आपको क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदुओं की जानकारी मिली है, उस पर आप अच्छी तरह से फोकस करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इन वैचारिक बिंदुओं पर जिसकी चर्चा क्लास में बहुत ही विस्तृत तरीके से हुई है, आप फोकस करते हैं, तो इन बिंदुओं से पूछे गए कोई प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अब हम क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों से आपको अवगत करा चुके हैं। अब इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर एक क्लासिकल ग्रोथ मॉडल डेवलप किया गया है। विभिन्न जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विचारक हैं, उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स जैसे एडम स्मिथ, टी आर माल्थस, डेविड रिकार्डो, जेस मिल, इन महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के विचारों को एकीकृत करते हुए
उन सबको समायोजित करते हुए एक क्लासिकल ग्रोथ मॉडल प्रस्तुत किया है। आज हम उसके भी मुख्य बिंदुओं को विश्लेषित करना चाहेंगे ताकि उस क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के माध्यम से जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विचार हैं, उसका एक संकलित रूप, उसका एक एकीकृत रूप आपके पास हो, जो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए इन अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर क्लासिकल ग्रोथ मॉडल की चर्चा करते हैं। क्लासिकल ग्रोथ मॉडल क्लासिकल ग्रोथ मॉडल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विकास से संबंधित जो विचार हैं, उन सभी विचारों को अगर हम एक परिधि के अंदर रखने की कोशिश करें तो एक क्लासिकल ग्रोथ मॉडल हमें प्राप्त होता है, जिसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन है, उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन ये जो हमें मिलता है क्लासिकल थिंकर्स के विचारों के आधार पर, वो कुछ इस प्रकार का है। Q is the function of capital, labor, land and technology। अगर आप सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों को एक जगह संकलित करें तो आप पाएंगे कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन 4 कारकों पर निर्भर करता है: पूंजी, श्रम, भूमि और तकनीकी प्रगति। तो इस तरह से क्लासिकल ग्रोथ मॉडल का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो आप इस समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 है। अब देखिए, ये जो तकनीकी प्रगति है, इस तकनीकी प्रगति का फलन क्या होगा, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करें पूरे क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो तकनीकी प्रगति फलन, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फंक्शन है, अर्थात तकनीकी प्रगति किस पर निर्भर करती है, अगर आप इसकी जानकारी प्राप्त करें तो आप पाएंगे कि तकनीकी प्रगति पूंजी निवेश पर निर्भर करती है। तो इस तरह से जो तकनीकी प्रगति है, इट इज फंक्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश पर निर्भर करती है। पूंजी निवेश जितना ही ज्यादा होगा
तकनीकी प्रगति उतनी ही अधिक होगी। इसी क्रम में जहां तक निवेश का प्रश्न है, इसे भी समझना होगा कि निवेश किस पर निर्भर करता है। तो जो निवेश फलन है, निवेश फलन, निवेश फलन अर्थात निवेश किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर जो पूंजी निवेश है वो पूंजीपतियों के लाभ पर निर्भर करता है। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ आर। आर का मतलब यहां पूंजीपतियों का लाभ है। अब देखिए हमें अलग अलग समीकरण मिल रहे हैं। ये तीसरा समीकरण है। तो निवेश पूंजीपतियों के लाभ पर निर्भर करता है। तो अब तक जो तीन समीकरण आपको मिले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विकास से संबंधित विचारों के आधार पर, उसमें आपको महत्वपूर्ण समीकरण मिल रहे हैं। अर्थात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के जो विचार हैं आर्थिक विकास से संबंधित, उसको एक मॉडल के रूप में यहां डेवलप करने की कोशिश की गई है, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार में उत्पादन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन 4 कारकों पर निर्भर करता है: पूंजी, श्रम, भूमि और तकनीकी प्रगति। फिर दूसरे समीकरण से यह जानकारी मिलती है कि तकनीकी प्रगति किस पर निर्भर करती है, तो तकनीकी प्रगति पूंजी निवेश पर निर्भर करती है। फिर तीसरे समीकरण से जानकारी मिलती है कि पूंजी निवेश किस पर निर्भर करता है, तो पूंजी निवेश लाभ पर निर्भर करता है। अब यहां लाभ किस पर निर्भर करता है, मतलब लाभ फलन, लाभ फलन, प्रॉफिट फंक्शन। तो देखिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करें, जिसकी विस्तृत चर्चा हुई है विगत क्लासेस में, तो लाभ एक तो तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है। तकनीकी प्रगति जितनी ही ज्यादा होगी, लाभ उतना ही अधिक होगा। और दूसरे, जैसा कि आपने पूंजी संचय की प्रक्रिया में पढ़ा था कि जैसे जैसे पूंजी संचय की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, मजदूरी कोष बढ़ता जाता है, श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ने के साथ मजदूरी कोष बढ़ता जाता है और लाभ घटता जाता है। तो इसका मतलब कि श्रमिकों की पूर्ति जितनी ही ज्यादा होगी, लाभ उतना ही कम होगा। तो यहां लाभ को निर्धारित करने वाले 2 कारक हैं, एक तकनीकी प्रगति और दूसरे श्रमिकों की पूर्ति। तो इस तरह से जो प्रॉफिट फंक्शन है आर, लाभ निर्भर करेगा, आर इज द फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड लेबर सप्लाई। तो लाभ निर्भर करेगा तकनीकी प्रगति पर और श्रमिकों की पूर्ति पर। इसमें तकनीकी प्रगति जितनी ही ज्यादा होगी, लाभ उतना ही अधिक होगा। श्रमिकों की पूर्ति जितनी ही ज्यादा होगी, लाभ उतना ही कम होगा। तो इस तरह से लाभ तकनीकी प्रगति और श्रमिकों की पूर्ति का फलन है। और इसी क्रम में जो श्रमिकों की पूर्ति है, श्रम की पूर्ति, ये किस पर निर्भर करती है। आइए इधर इन समीकरणों को लेते हैं। अब ये एक समीकरण 4 मिल गया आपको, समीकरण 4। अब यहां श्रमिकों की पूर्ति है, तो श्रमिकों की पूर्ति किस पर निर्भर करती है। जब आप प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों को पढ़ रहे थे तो बहुत स्पष्ट है कि श्रमिकों की पूर्ति
मजदूरी कोष पर निर्भर करती है। मजदूरी कोष जितना ही अधिक होगा, श्रमिकों की पूर्ति उतनी ही अधिक होगी। तो श्रम पूर्ति फलन अब हमें प्राप्त हो सकता है। इसमें जो श्रमिकों की पूर्ति है, श्रमिकों की पूर्ति L इज द फंक्शन ऑफ W। W यहां मजदूरी कोष है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मजदूरी कोष किस पर निर्भर करता है? तो जैसा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों को आपने पढ़ा, मजदूरी कोष पूंजी निवेश पर निर्भर करता है। पूंजी निवेश जैसे जैसे बढ़ता है, श्रमिकों की मांग बढ़ती है। यही तो पढ़ा था आपने। पूंजी निवेश जैसे जैसे बढ़ता है, श्रमिकों की मांग बढ़ती है। श्रमिकों की मांग बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या के बढ़ने से खाद्यान्न की मांग बढ़ती है। खाद्यान्न की मांग बढ़ने से खाद्यान्न की कीमत बढ़ती है। खाद्यान्न की कीमत बढ़ने से जीवन निर्वाह मूल्य बढ़ता है, और जीवन निर्वाह मूल्य के बढ़ने से मजदूरी कोष बढ़ता है। तो मजदूरी कोष का जो प्रारंभिक कारण है वो पूंजी निवेश है। तो इस तरह जो मजदूरी कोष फलन है, मजदूरी कोष फलन, इसमें मजदूरी कोष निवेश पर निर्भर करता है। तो वेज फंड इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 4 समीकरण थे, ये 5वां समीकरण और ये 6ठा समीकरण। तो देखिए, इस तरह से आपने पिछले 3-4 क्लासेस में आर्थिक विकास से संबंधित जिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों को पढ़ा, चाहे वो एडम स्मिथ हो, डेविड रिकार्डो हो, या आज आपने टी.आर. माल्थस को पढ़ा, उनके विचारों से ये कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस, फलन हमें प्राप्त होते हैं। कुल 6 फंक्शंस, 6 फलन हमें प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है, पहला फलन वो उत्पादन का फलन है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन 4 कारकों पर निर्भर करता है: पूंजी, श्रम, भूमि और तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति पूंजी निवेश पर निर्भर करता है। दूसरा फलन, पूंजी निवेश लाभ पर निर्भर करता है। तीसरा फलन, लाभ तकनीकी प्रगति और श्रम की पूर्ति पर निर्भर करता है। चौथा फलन, श्रम की पूर्ति मजदूरी कोष पर निर्भर करती है। पांचवा फलन, और मजदूरी कोष पूंजी निवेश पर निर्भर करता है। छठा फलन। तो देखिए, जो आर्थिक विकास से संबंधित प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार हैं, उनको अगर हम विभिन्न कारकों के मध्य संबंधों के रूप में विश्लेषित करने की कोशिश करें, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विचारों से हमें ये 6 के 6 महत्वपूर्ण संबंध मिलते हैं। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये सभी जो 6 समीकरण हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तरह से जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार हैं, उनका जिस्ट, उनका संक्षिप्त रूप
इन 6 समीकरणों के माध्यम से व्यक्त कर दिया गया है। और इन्हीं समीकरणों को अगर आप याद रखते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विकास के संबंध में, आर्थिक विकास के संबंध में उनके जो विचार हैं उसको समझने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इन समीकरणों के माध्यम से कौन सा कारक किस पर निर्भर है, इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब यहां महत्वपूर्ण यह है कि समीकरण 6 हैं, लेकिन जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, वो 7 हैं। अब जरा गौर से देखिए कितने कारकों को कैलकुलेट करना है। फैक्टर्स, कारक, ये कारक हैं कैपिटल, लेबर, लैंड, तकनीकी प्रगति। कैपिटल, लेबर, लैंड, तकनीकी प्रगति, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड वेज फंड। कुल 7 फैक्टर हैं जिनसे संबंधित आपके पास 6 फंक्शंस प्राप्त हुए हैं। तो हमें 7 कारकों का निर्धारण करना है और इसके लिए जो समीकरण मिले हैं वो 6 हैं। तो यहां गणितीय दृष्टिकोण से हम किसी निश्चित समाधान पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि समाधान के लिए यह आवश्यक है गणितीय दृष्टिकोण से कि जितने कारक हों उतने ही समीकरण भी हों। तो कारक हैं 7: पूंजी, श्रम, भूमि, तकनीकी प्रगति, पूंजी निवेश, लाभ और मजदूरी कोष। तो कारक हैं 7 और इनकी गणना के लिए जो समीकरण हमें प्राप्त हैं वो समीकरण हैं 6। तो ऐसी स्थिति में जो सॉल्यूशन है वो अनिर्णित रहेगा, मतलब आप इन कारकों के मूल्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो गणितीय समाधान तभी संभव है जब जितने कारक हों उतने ही समीकरण भी हों। तो यहां क्लासिकल ग्रोथ मॉडल को एक्सप्लेन करने के क्रम में अर्थशास्त्रियों ने जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार हैं उसके आधार पर एक समीकरण और दिया है, और वो समीकरण है जिसको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों को एक्सप्लेन करने के क्रम में आरंभ में ही बताया जाता है, जिसमें बार बार यह बात कही गई कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन 3 भागों में बढ़ जाता है। विशेष रूप से जब हम लोग डेविड रिकार्डो को पढ़ रहे थे तो कुल उत्पादन कुल लगान प्लस कुल लाभ प्लस कुल मजदूरी के बराबर होता है। तो यहां जो कुल उत्पादन है इसका एक और समीकरण आ गया, कुल लाभ प्लस कुल लगान प्लस कुल मजदूरी। तो आप याद करिए कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को एक्सप्लेन करने के क्रम में यह जानकारी दी गई कि जो कुल उत्पादन है वो 3 भागों में बढ़ जाता है, कुल लगान, कुल लाभ
और कुल मजदूरी। तो यहां कुल लगान, कुल लाभ और कुल मजदूरी, ये कुल लाभ है, ये कुल लगान है और ये कुल मजदूरी। तो देखिए अब इस तरह से एक सातवां समीकरण भी आपको मिल गया, समीकरण नंबर 7। तो कितने कारकों को गणितीय रूप से मूल्यांकित करना है, कैलकुलेट करना है? 7 कारक हैं और 7 समीकरण भी आपको मिल गए। तो इस तरह आसानी से इस क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के माध्यम से हम इन 7 कारकों के मूल्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। तो देखिए इस तरह इस क्लासिकल ग्रोथ मॉडल को एक्सप्लेन करने के साथ ही जो क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चर्चा चल रही थी वो कॉन्क्लूड हो जाती है। अब हम आपको चलते चलते ये संक्षिप्त जानकारी दे दें कि क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ने के क्रम में आपने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले एडम स्मिथ के विचारों को आपने पढ़ा, फिर डेविड रिकार्डो के विचारों को पढ़ा और आज आपने टी.आर. माल्थस के विचारों को भी पढ़ा। इन अर्थशास्त्रियों के विचारों में जो समानता थी उसको भी आपने बहुत नजदीक से देखा, जो असमानता थी उसे भी आपने नजदीक से देखा। लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जितने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, कुछ वैचारिक बिंदुओं में भिन्नता जरूर है, लेकिन जितने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं सभी ये मानते हैं कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया मूलतः पूंजी संचय की प्रक्रिया है और इस स्वाभाविक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थात अहस्तक्षेप की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, लेसेस फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए। तो आपको पिछले 3-4 क्लासेस के माध्यम से क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संबंध में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और उस संपूर्ण जानकारी को अगर एक सेंटेंस में हम व्यक्त करें तो जैसा कि अभी अभी हम कह रहे थे कि सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया पूंजी संचय की प्रक्रिया है और इस संबंध में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें जो डेवलपमेंट के लिंकिंग फैक्टर्स हमें मिलते हैं उसकी एक रूपरेखा आपको चलते चलते हम बताना चाहेंगे, उसे आप अवश्य याद रखें। देखिए एडम स्मिथ से लेकर और टी.आर. माल्थस तक जो जानकारी आपको मिली उसमें आपने देखा कि एडम स्मिथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो लिंकिंग फैक्टर्स हैं उसको किस तरह लिंक करते हैं। उनका मानना है कि बाजार का आकार, बाजार का आकार, इसको एक और शब्द दिया गया है निवेश की प्रेरणा।
निवेश की प्रेरणा। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह लिंक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चलते चलते हम इस पर फोकस कर रहे हैं। बाजार का आकार मतलब निवेश की प्रेरणा, ये निर्धारित करेगी पूंजी निवेश को। पूंजी निवेश को, और यह पूंजी निवेश निर्धारित करेगा श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन, और यह श्रम विभाजन निर्धारित करेगा साधन उत्पादकता को। साधन उत्पादकता को, और यह साधन उत्पादकता निर्धारित करेगी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो इस लिंक को याद रखें। अब जहां तक पूंजी निवेश का प्रश्न है, एडम स्मिथ स्पष्ट मानते हैं कि पूंजी निवेश श्रम विभाजन के पहले होना चाहिए। तो जब एडम स्मिथ के विचारों को हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें भी यह लिंक बताया गया था, और बाद के जो अर्थशास्त्री आपने पढ़े, डेविड रिकार्डो या माल्थस, तो वो भी ये जो डेवलपमेंट का लिंकिंग प्रोसेस है, तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसके जो लिंकिंग फैक्टर्स हैं, इससे कोई असहमत नहीं है। अब ये जो पूंजी निवेश है ये कहां से होता है? तो आप जितने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पढ़े उनके विचारों को याद करिए। ये पूंजी निवेश पूंजी संचय से आता है। पूंजी संचय, और पूंजी संचय कहां से होता है? यह होता है श्रमिकों के उत्पादन में योगदान, मतलब उनकी सीमांत उत्पादकता, और उनके न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी के अंतर से यह उत्पन्न होता है। तो यहां मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर माइनस उनकी जो मजदूरी है। जैसा कि आप बहुत विस्तार से इस बात को समझ चुके हैं, पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया को समझने के क्रम में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों के दौरान, कि श्रमिकों को मिलने वाली जो मजदूरी होती है वो न्यूनतम जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर होती है, जबकि तुलनात्मक रूप से वे उत्पादन में अधिक योगदान देते हैं। तो यहां जो उनका उत्पादन में योगदान है, अर्थात उनकी जो सीमांत उत्पादकता है और उनको जो मिलने वाली मजदूरी है, उनके बीच का जो अंतर है, यही पूंजी संचय है जिसे निवेश किया जाता है। और निवेश से श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन होगा तो साधन उत्पादकता बढ़ेगी, साधन उत्पादकता बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास हो। तो देखें, अगर आप विगत वर्ष के प्रश्नों को हल कर रहे होंगे तो आपको निश्चित रूप से इस लिंक पर बड़े उपयोगी, इस लिंक से बहुत ही उपयोगी सूचना मिलती है, जिससे कि आप जो संबंधित प्रश्न है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। दोनों तरफ से प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछा गया कि बाजार का आकार अथवा निवेश की प्रेरणा। कभी बाजार का आकार दे देता है प्रश्न में, कभी निवेश की प्रेरणा दे देता है। जो बाजार का आकार है वही निवेश की प्रेरणा है। तो बाजार का आकार अथवा निवेश की प्रेरणा किसको निर्धारित करती है? तो विकल्प में कभी कभी पूंजी निवेश होता है और कभी कभी पूंजी निवेश नहीं होता है। तो उस स्थिति में आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और आंसर करेंगे कि बाजार का आकार अथवा निवेश की प्रेरणा निर्धारित करती है श्रम विभाजन को। लेकिन जैसा कि एडम स्मिथ मानते हैं कि श्रम विभाजन के पहले पूंजी निवेश होना चाहिए, और पूंजी निवेश के लिए पूंजी संचय है।
और पूंजी संचय कहां से आती है, वो यहां से मिल जाती है आपको। तो इस लिंक को याद रखें, और इस पर आधारित जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि बाजार का आकार अथवा पूंजी निवेश, बाजार का आकार अथवा निवेश की प्रेरणा किसको निर्धारित करती है? तो ये पूंजी निवेश और श्रम विभाजन को निर्धारित करती है। और श्रम विभाजन किसको निर्धारित करता है? ये साधन की उत्पादकता को निर्धारित करता है। और साधन की उत्पादकता किसको निर्धारित करती है? आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को निर्धारित करती है। विपरीत दिशा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? साधन उत्पादकता पर निर्भर करता है। साधन उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? श्रम विभाजन पर निर्भर करती है। और श्रम विभाजन किस पर निर्भर करता है? ये पूंजी निवेश तथा बाजार का आकार और निवेश की प्रेरणा पर निर्भर करता है। तो ये जो एक हॉरिजॉन्टल लिंकिंग फैक्टर्स हैं, हॉरिजॉन्टली लिंकिंग जो फैक्टर्स हैं, इस पर विगत वर्षों में तमाम प्रश्न पूछे गए हैं, उसे आप ध्यान में रखें। और फिर ये जो हॉरिजॉन्टल जो ये वर्टिकल फैक्टर लिंकिंग फैक्टर्स हैं, इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ जो अधिशेष या अतिरेक है, ये पूंजी संचय है, और पूंजी संचय से फिर पूंजी निवेश है। इस प्रोसेस को भी ध्यान में रखें। तो क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, जिसका एक संक्षिप्त रूप, जिसका जिस्ट क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के रूप में भी विश्लेषित किया गया है, जिसकी जानकारी भी हमने आपको दी। और इस पूरे विश्लेषण के क्रम में ये जो लिंकिंग जो डेवलपमेंट का पार्ट है, मतलब विकास में जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को लिंक करते हैं, ये उस पूरी चर्चा के बाद निकल करके हमारे सामने आता है। तो इन सभी बिंदुओं पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इस तरह से हम लोग क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपनी तमाम चर्चाओं के माध्यम से समझ चुके हैं, और इसके साथ क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम कंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण ग्रोथ मॉडल की चर्चा करेंगे, और वो ग्रोथ मॉडल है हैरड-डोमर मॉडल। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ग्रोथ मॉडल्स हैं, उसमें हैरड-डोमर मॉडल सबसे महत्वपूर्ण मॉडल माना जाता है। तो क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जहां तक हम समझ पा रहे हैं, आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उनके तमाम वैचारिक बिंदुओं को आपने समझ लिया है। उन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर जो एक क्लासिकल ग्रोथ मॉडल डेवलप किया गया, उसके भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने समझ लिया है। और जो डेवलपमेंट लिंक सभी अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर हमें मिलता है, उसको जैसा कि अभी अभी हमने लिख करके एक्सप्लेन किया, इसको भी आपने समझ लिया है। तो हम समझते हैं कि अब क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इससे संबंधित जितने विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आप हल कर लें। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जितने विस्तार से और जितनी सूक्ष्मता के साथ क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों को विश्लेषित किया गया, उनके तमाम वैचारिक बिंदुओं को विश्लेषित किया गया, उससे आपको संबंधित प्रश्नों को हल करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक महत्वपूर्ण ग्रोथ मॉडल
को लेकर के चर्चा के लिए उपस्थित होंगे और वो ग्रोथ मॉडल है हैरल्ड डोमर मॉडल। थैंक यू वेरी मच।